हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि इस बार का एमपीपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें यूनिट 1 में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। काफ़ी कोई नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं जिसे हमें इस बार डीपली पढ़ना है। उसी में एक है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर रही थी तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर रही थी तो मुझे लगा मुझे एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से इसके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि जो यूनिट 1 में जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं, अगर उसको आप पढ़ने बैठोगे तो काफ़ी डीपली है, मतलब इतने इतने लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ है। उसमें से हमें मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना है, मतलब छोटे फॉर्म में मिनिमाइज़ करके, मतलब इतना छोटा मतलब रूप, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करना है ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना ईजी हो जाए। क्योंकि एग्जाम टाइम पे तो हम पीडीएफ लेके बैठ नहीं सकते कि उसको हम पूरा पढ़ पाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स ही हमारा उस टाइम काम आएगा। तो मैं वही तैयार कर रही थी। जैसे मैंने यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था जानने से पहले हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आखिर वर्णाश्रम व्यवस्था है क्या। तो वर्णाश्रम शब्द को अगर हम दो भाग में उसका संधि विच्छेद करते हैं तो वर्ण प्लस आश्रम निकलता है। तो जिसमें वर्ण शब्द का मतलब व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। तो एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि वर्ण शब्द किस धातु से बना है, तो वह व्री धातु से बना है और इसका मायने क्या होता है। तो इसका अर्थ है कि वर्ण करना या चुनना। फिर आश्रम, आश्रम संस्कृत की श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना। तो हमने जाना कि वर्णाश्रम का असल में मायने क्या होता है। फिर हम सभी प्रीलिम्स के फैक्ट में हमेशा ही पढ़ते आए हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, क्षत्रिय के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है। आइए देखते हैं। तो इसमें है ब्राह्मण के लिए ए ही शब्द यूज़ किया गया है और क्षत्रिय के लिए आगच्छ शब्द का यूज़ किया गया है। वहीं वैश्य के लिए देखा जाए तो वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधाव शब्दों का उपयोग किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्राह्मण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ए ही शब्द का। क्षत्रिय के लिए आगच्छ का यूज़ किया गया है, वैश्य के लिए आद्रव का यूज़ किया गया है और वहीं शूद्र के लिए आघाव का। अब 2-3 बार इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये इस पार्ट में देखते हैं। फिर मैंने यहाँ पास ब्राह्मण को मतलब ब्राह्मण को कैसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण श्रेणी का, या फिर इसके कर्म मतलब उसके जो कर्म होंगे वो कैसे हमें बताएंगे। तो वो इन्हें बताए। हमारे जो वैदिक धर्म में वह वर्णाश्रम व्यवस्था है जो कर्म के आधार पर डिवाइड की गई थी। मतलब कि कर्म के आधार पर कौन सा व्यक्ति कि अगर कर्म ऐसे है तो ये इस श्रेणी का होगा, अगर उसके अंदर ये गुण है तो वो इस श्रेणी का होगा। फिर आगे चलकर वो जाति पे तो अलग अलग मतलब जाति पे डिवाइड हो गया था, वो तो फिर अलग है। मगर हमें मेनली इस बार मतलब इसमें देखना है कि हमें मतलब कर्म के आधार पर इसमें डिवाइड किया गया था। तो ब्राह्मण के लिए इसमें बताया गया था कि इन्हें बुद्धिजीवी माना जाता है, जो अपनी विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति द्वारा जनता एवं समाज का नेतृत्व कर उन्हें सत मार्ग पर चलने का आदेश देता है। तो ये ब्राह्मण के अगर किसी व्यक्ति में अगर ये गुण है, ये मतलब उसके अंदर विद्याएं हैं या फिर उसके अंदर शांति का भाव है, तप करने की जो शक्ति है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा। ये ऐसा उसमें बताया गया था। फिर नेक्स्ट है कि मतलब इनके उत्पत्ति का मतलब सिद्धांत क्या है वर्ण व्यवस्था के, कहाँ से इनका क्या सिद्धांत, कौन कितने उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, ये हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके इस बार का जो सिलेबस में मतलब चेंजेस आए, हमें मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, कि मतलब इन टॉपिकों में से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत कितने प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के हैं। इसमें पहला कौन सा है? दैवी सिद्धांत है, दूसरा है कर्म विभाजन का सिद्धांत, तीसरा है गुण का सिद्धांत, चौथा है रंगों से संबंधित उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब इसमें दैवी सिद्धांत को अगर हम देखें तो दैवी सिद्धांत में है जैसे यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो ऑप्शन में हमसे पूछ सकता है कि सबसे वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वह है दैवीय सिद्धांत। तो और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। एक मंत्र है जिसमें 4 वर्गों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। तो इसका वर्णन कहाँ है दैवीय सिद्धांत का? तो वो कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। तो विराट पुरुष के मुख से बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और उदर से वैश्य की हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। तो दैवीय सिद्धांत में देखा जाए तो 3-4 मतलब क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला तो यह है कि दैवीय सिद्धांत
मतलब सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वह दैवी सिद्धांत है। दूसरा ये हो सकता है कि दैवी सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में एक मंत्र के थ्रू इसको बताया गया है। फिर पूछा जा सकता है कि दैवी सिद्धांत के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था है उसमें किसके मुख्य मतलब किसके अंगों से उत्पत्ति हुई है, 4 जो वर्ण हैं, तो विराट पुरुष के मतलब वर्णन विराट पुरुष के अंगों से बताया गया है, इनका उत्पत्ति हुआ है। फिर पूछ सकता है कि विराट पुरुष के अनुसार जो है मुख्य से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो ब्राह्मण की, भुजाओं से किसकी, क्षत्रिय की। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है दैवी सिद्धांत से। फिर नेक्स्ट है, देखते हैं कर्म विभाजन का सिद्धांत। तो इसमें मतलब वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कर्म विभाजन के आधार पर की गई है। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा है, इस सिद्धांत का स्पष्ट प्रतिपादन कहाँ किया गया, मतलब इसका मेंशन कहाँ पे है, तो वह है भगवत गीता में, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया मृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्गों का विभाजन किया गया है। तो ये कर्म विभाजन के सिद्धांत में हमें एक पहला याद रखना है कि इसका मेंशन मतलब प्रतिपादन कहाँ किया गया है, तो वह है भगवत गीता में हुआ है। वर्ण व्यवस्था ये कर्म के विभाजन के आधार पर होती है। और फिर अगला है गुण सिद्धांत। तो इसमें मनुष्य का गुणों के आधार पर वर्ण डिवीजन किया गया था, तो जिसका वर्णन कहाँ पे मिलता है हमें, तो गीता के अनुसार मनुष्य में 3 प्रमुख गुण होते हैं। मतलब गीता में बताया गया है कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक सत्व हो गया, एक रज हो गया, एक सत्व हो गया, एक रज हो गया और एक तम हो गया। तो ये 3 गुण होते हैं गुण सिद्धांत के अंतर्गत। इस मतलब इस चीज़ को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शुद्ध है, ऐसा करके। तो गुण सिद्धांत में इसमें देखिए, पहला है सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति ब्राह्मण, ठीक है। और दूसरा है राजसी गुणों से युक्त व्यक्ति क्षत्रिय, राजसी और तामसी अगर दोनों गुण हैं तो उसमें वैश्य। तो सात्विक गुणों के अंतर्गत मतलब कैसे पहचानेंगे, तो सात्विक गुण में उनका दिया गया लक्षण बताया गया है। तो सत्व में क्या गुण होगा, इसका लक्षण है शांति, ज्ञान, तप तथा शुद्ध आचरण है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम कभी भी कोई भी स्टोरी सुनते हैं तो ब्राह्मण के, जैसे एक गरीब ब्राह्मण था, उसने ऐसे तप किया, ये वो ऐसी चीज़ें सुनते हैं। कभी अमीर ब्राह्मण तो नहीं। एक इमेज हमारे माइंड में बनी है एक ब्राह्मण, जैसे अगर किसी ब्राह्मण की पता चलता है तो उसमें क्या गुण होंगे, तो एक शांति का भाव दिखेगा उसके चेहरे पे, ज्ञान होगा उसके पास, शुद्ध आचरण, तप करने की शक्ति। तो हम उसको ब्राह्मण से कनेक्ट कर सकते हैं कि सत्व या सात्विक गुण से युक्त व्यक्ति कौन होगा, तो ब्राह्मण होगा। कर्म के आधार पर बताया गया है, ना कि जाति के आधार पर। अगला है रज। रज मीन्स होता है राजसी प्रवृत्ति का, ठीक है। तो राष्ट्रीय मीन्स क्षत्रिय। तो राष्ट्रीय से हम कनेक्ट करेंगे इनके अंदर कौन कौन से लक्षण होंगे, इनके अंदर होगा क्रियाशीलता होगी, राजसी प्रवृत्ति होगी, धन तथा यश अर्जित करने का उत्साह होगा। तो एक प्रकार से राजा, अगर राजा को आप देखते हैं तो उसमें क्रियाशीलता होती है कि एक अगर उसने एक क्षेत्र जीत लिया तो उसे उसके अंदर से अंदर मतलब उसके अंदर क्रियाशीलता होगी कि हम नहीं, मुझे अगला दूसरा मतलब जीतना है, एरिया जीतना है। तो उसमें धन को कमाने, यश को कमाने के लिए उसके अंदर उत्साह होगा अर्जित करने का, कि मतलब नहीं, मुझे ये भी जीतना, मुझे वो भी जीतना है। तो एक राजसी प्रवृत्ति होगी उस व्यक्ति के अंदर, तो वह है क्षत्रिय गुण का होगा। तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है।